लाखों लोग मरे आंखों के अंधे हैं जो देखते हैं गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, नदियों के किनारे दफीने हो रहे हैं, साथ में लाइन लगी हुई है। अगर यह औलाद इनके होती मोदी जी के हैं, योगी जी के हैं, तो इनको एहसास होता। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कौन सा अस्पताल खुल गया नया? अगर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, अगर एम्स नहीं होता तो इनका इलाज भी नहीं होता। अगर कांग्रेस के समय के वो हॉस्पिटल नहीं होते तो उनके इलाज भी नहीं हो पाते। इनके 4.5 साल में नहीं, मैं कहता हूँ इनके 7 साल में कोई नया अस्पताल बना हो, बताएं तो सही। हापुड़ में कोई अस्पताल बना हो तो बताएं ना। हाँ, वो रोटी नहीं खाता किसान ना। किसान रोटी नहीं खाता बिल्कुल भी। जब उन्हें वोट की जरूरत थी तो किसान उनको जब तो नजर आता था कि किसान है। आज अगर वो पेट के लिए मांगता है तो बहुत गुना करता है। जाति बिरादरी का जो खेल शुरू हो गया है, अगड़े पिछड़े का जो दौर शुरू हुआ है, उस दौर के अंदर हम नुकसान में पहुंचे हैं। और मैं आज भी कह सकता हूं हम 10 चुनाव हार सकते हैं, लेकिन हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर सकते, हम जातिवाद की राजनीति नहीं कर सकते। ये हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने हमें सिखाया है कि सब धर्म एक है हमारे। क्यों हम जाति राजनीति की बात करें? क्यों हम हिंदू मुसलमान की बातचीत करें? हम हिंदू ही हमारे लिए उतना ही प्यारा है, मुसलमान भी हमारा उतना ही प्यारा है। आज मुझे जब मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं मुसलमान के घर में बैठता हूँ तो मैं किसी दलित के घर पे भी जाके बैठता हूँ, तो मैं किसी चौधरी के घर पे भी जाके बैठता हूँ, तो मैं किसी में भंडारे के अंदर भी किसी ठाकुर के यहाँ हो रहा तो उसमें भी हाथ लगा। राजनीति फिल्म देखी होगी। राजनीति फिल्म में जब मनोज वाजपेयी समर यानी कि रणबीर कपूर से मिल रहे होते हैं, तभी एक तीसरे व्यक्ति का आगमन होता है और उस तीसरे व्यक्ति के आगमन के साथ ही उस शादी के समारोह में हलचल मच जाती है और एक व्यक्ति आके सक्सेना साहब को कहता है कि सुपर सीएम आ रहे हैं, परिचय नहीं करवाइएगा। आज मैं हापुड़ में हूँ और इस चीज़ का संदर्भ मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब से मैं सुबह हापुड़ में प्रवेश किया हूँ तब से मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिला है, गजराज सिंह, सुपर एमएलए, एक्स एमएलए, 5 बार के विधायक, कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिन्होंने बसपा के दौर में भी कांग्रेस का दामन थामा रहा, जो समाजवादी पार्टी के दौर में भी कांग्रेस से विधायक रहे और जो भारतीय जनता पार्टी के दौर में भी कांग्रेसी ही हैं। इस समय में अगर कोई कांग्रेसी है, वो भी कठोर कांग्रेसी, तो उसकी निष्ठा पर शक नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारी चुनाव यात्रा में। मेरे साथ हैं गजराज सिंह, हापुड़ से 5 बार के विधायक। सर, स्वागत है आपका और सबसे पहले धन्यवाद, आपने कीमती समय अपना हमें दिया। सर, कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे समाप्त होता था, लेकिन जो एक चीज़ हापुड़ में रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही, वो रही गजराज सिंह। गजराज सिंह अकेले चुनाव कैसे जीतते हैं? कि बेसिकली कांग्रेस का संगठन तो पहले भी अच्छा था और जब से दीदी प्रियंका गांधी जी आई हैं तो उन्होंने इसमें आमूल चूल परिवर्तन किया, काफ़ी कुछ बढ़ोतरी हुई है और हम उनके बताए उन सिस्टम के ऊपर आज भी चल रहे हैं। वो देखती हैं रोज़ कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठाती रही है। माननीय राहुल गांधी जी हमेशा आवाज़ उठाते हैं, जबकि कोई और पार्टी नहीं उठाती है। हम भी उनका अनुसरण करते हैं। जहाँ तक चुनाव जीतने की बातचीत है कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए और हमने उस गरीबी को बड़ी नज़दीकी से देखा है किसान के परिवार में जन्म लेने के बाद में, कि जो आज का जो नौजवान है जो भटका हुआ है रास्ते को, उसको पता नहीं है कि कितनी गरीबी थी, मकान कच्चे थे, पानी पीने के लिए नहीं था, सुई भी इस मुल्क के अंदर नहीं बनती थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए छोटी सी डिबिया टीन की होती थी, उसके अंदर पढ़ाई पढ़ते थे, रास्ते कच्चे थे, बिजली बिल्कुल नहीं थी, न्याय पंचायत स्तर पर बड़ी मुश्किल से एक स्कूल होता था, इंटर कॉलेज तहसील में बड़ी मुश्किल से होता था, रेडियो किसी बड़े चौधरी साहब के यहाँ हुआ करते थे, ट्रैक्टर का नामो निशान बड़ी मुश्किल से किसी एक बड़े नंबरदार के यहाँ होता था, साइकिल नसीब नहीं होती थी चलने के लिए। आज अगर हम देखते हैं उस सारे सिस्टम को, तो उन जो लोग कहते हैं जिनकी बुद्धि बिल्कुल, जिनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है, जो कहते हैं 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो भूल जाते हैं कि उनके पूर्वजों ने कितनी परेशानियां उठा करके इस मुल्क को यहाँ तक उठाने में उन्हें कामयाबी मिली है। आज कोई मेरा गांव ऐसा नहीं है। जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निगाह उठा के देखते हैं, हर गांव के अंदर
10-10, 20-20, 50 ट्रैक्टर मिलेंगे, हर घर में एक एक मोटरसाइकिल मिलेगी, हर घर के अंदर ट्रैक्टर मिलेगा। हमने उस काठ की गाड़ी को ट्रैक्टर में बदला है, हमने उस सूखे को ट्यूबवेल लगा करके बदला है, हमने जो रेडियो होता था उस रेडियो को हमने बदला है, एलईडी के अंदर बदला है। जो साइकिल थी आपकी चलने की, हमने उसको मोटरसाइकिल के अंदर बदला है। कोई गांव मेरा ऐसा नहीं है जो कार देखने को नहीं मिलती थी। आज प्रत्येक गांव के अंदर 100-100, 200-200 कारें किसी भी समय में देखी जा सकती हैं। हर गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, इंटर कॉलेज स्कूल, कई कई गाँव के न्याय पंचायत के अंदर वो अपने हमारी पार्टी ने दिया है। बिजली की व्यवस्था पूरे में हमने दी है। जो ये हमारा स्ट्रक्चर देश को बनाने में था, जिस टीचर को 40 से 45 रुपये तनख्वाह मिला करती थी, आज वो 30 से 35 हज़ार रुपये से इसकी शुरुआत होती है सैलरी की। हमें 45 रुपये पाने वाला अध्यापक पढ़ाया करता था। इंदिरा गांधी जी ने जब शिक्षा को इसमें बढ़ावा दिया तो टीचर्स की तरफ को भी ध्यान दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो बहुत थोड़ी सी सैलरी हुआ करती थी। कहाँ से कहाँ हम पहुँचे हैं। हमने उन्हीं सिस्टम को अपने पार्टी का आधार जो था हमारे नेताओं ने या कांग्रेस ने जिस सिस्टम को आगे बढ़ाया, हमने लोगों के अंदर लेकर के गए, लोगों को बताया, हमने नौजवान को भी बताया उसको कि जो आज जिस स्थिति में आप हो वो स्थिति देश की पहले ऐसी नहीं थी। जहाँ तक चुनाव जीतने की बात है, 1985 में मैंने ये स्टार्ट अपना सफ़र किया। मुझे राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। बेसिकली हम लोग टीचिंग लाइन के लोग हैं, किसान परिवार में जन्म लिया। सारा काम किसान का मैंने अपने हाथ से किया है। जो आज का नौजवान नहीं करता है उस काम को सारे को मैंने अपने हाथ से, चाहे गेहूँ काटने का है, चाहे गन्ना काटने का है, चाहे आलू खुदाई का है, चाहे आलू लगाई का है, हर हाँकने का है, कोलू हाँकने का है, वो सारा काम जो किसान मेरा करता था उस काम को मैंने ही किया है। जिस मेरे खेत के अंदर जो 1.5 या 2 मन बीघे का गेहूँ पैदा होता था, आज उसके अंदर 12 मन बीघे का गेहूँ पैदा करते हैं। जितनी खेती मेरे पास में थी पूरे साल भर का उसमें अन्न खाने को नहीं मिलता था, और आज हम 4 बीघा में इतना पैदा कर देते हैं कि पूरा परिवार गेहूँ खा लेता है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों के बीच में गए हैं। सर और ये जो आपने बात कही वो पूर्ण रूप से कांग्रेस की उस ऐतिहासिक पन्नों की यादें हैं जो शायद अब यादें हैं। पीयूष बबेले एक लेखक हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है नेहरू, मिथक और सत्य। वो उसकी विवेचना कर रहे थे और एक पत्रकार बंधु से कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो अपनी स्थापना के बाद 1947 तक यानी करीब 60 सालों तक आज़ादी के लिए संघर्ष किया, और 1947 से करीब 60 वर्षों तक आपने शासन भी किया। यानी कि आपके आज़ादी के संघर्ष का मोल इस देश ने आपको दिया। इंदिरा गांधी तक तो फिर भी कांग्रेस के अंदर एक लोकतंत्र माना जाता था, लेकिन सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, क्यों गजराज सिंह जैसे नेता राष्ट्रीय पटल पे नहीं आ पाते, कांग्रेस की कमान को नहीं संभाल पाते? क्या यही एक कारण है कांग्रेस के टूट जाने का, कमज़ोर हो जाने का? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। मुझे ध्यान है कि 89 के अंदर जब राजनीतिक जो नया बदलाव शुरू हुआ है राजा वीपी सिंह जी के बाद में, जो जाति बिरादरी का जो खेल शुरू हो गया है, अगड़े पिछड़े का जो दौर शुरू हुआ है, उस दौर के अंदर हम नुकसान में पहुंचे हैं। और मैं आज भी कह सकता हूं हम 10 चुनाव हार सकते हैं, लेकिन हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर सकते, हम जातिवाद की राजनीति नहीं कर सकते। ये हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने हमें सिखाया है कि सब धर्म एक है हमारे, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपस में मिलकर के हम लोगों को इस मुल्क के अंदर गुलदस्ते को बनाया है, तभी ये देश आज़ाद हुआ है। ये देश के लिए आज़ादी में हर इंसान ने साथ दिया है, गांव के आदमी ने, शहर के आदमी ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, छोटे ने, बड़े ने दिया है। सबका ये देश है। क्यों हम जाति बिरादरी की बात करें, क्यों हम हिंदू मुसलमान की बातचीत करें? हम हिंदू भी हमारे लिए उतना ही प्यारा है, मुसलमान भी हमारा उतना ही प्यारा है। आज मुझे जब मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं मुसलमान के घर में बैठता हूँ तो मैं किसी दलित के घर पे भी जाके बैठता हूँ, तो मैं किसी चौधरी के घर पे भी जाके बैठता हूँ, तो मैं किसी में भंडारे के अंदर भी किसी ठाकुर के यहाँ हो रहा तो उसमें भी हाथ लगाने का काम काज करता हूँ। यही कारण है कि 37 सालों से जो दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि लोग पार्टी छोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। आपको कपड़े
चेंज करने में समय लग सकता है, लेकिन पार्टी बदलने में लोगों को समय नहीं लगता। 37 सालों से हम एक जगह पर जमे हुए हैं, खूब लोभ लालच हमें मिले, लेकिन हम इधर से उधर नहीं हुए और अपनी पार्टी की नीतियों को हमने आगे बढ़ाया है। यही कारण है इस हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से 8-9 बार मैं चुनाव लड़ा, मैं जीता भी हूँ और हारा भी हूँ। मुझे हारने से कोई तकलीफ ही नहीं हुई, जीतने की कभी खुशी नहीं होती। हाँ, जो कांग्रेस की जो एक नीति है, जो हमारे पूर्वजों ने दी है, हमारे बड़ों ने दी है, मैं उसको सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे मेरा पटाक्षेप होता है। लोगों के दुख में सुख में जा कर के उनको आंसू पोंछने का कामकाज करता हूँ। उनकी हंसी में खुशी में, उनकी कोई डेथ हो गई है, किसी के अकीका है, वलीमा है, दफीना है, शादी है, ब्याह है, उस सब में हाथ लगाता हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है जिस सड़कों को मैंने बनाया था, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं नहीं कह सकता आप कहाँ गए होंगे, आप जब रोड से निकलते हुए जाएंगे गांव की तरफ को, तो सड़कें टूटी हुई आपको मिलेंगी, उनमें गड्ढे पूरे हुए मिलेंगे। सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़क बनाई, कहाँ हैं सड़कें? केवल टीवी पर हैं, केवल अखबार में हैं, मौके पर आप जाके देखेंगे तो कुछ नहीं है। कहते हैं हम फ्री मकान देंगे। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरी सीढ़ियों से बातचीत हो रही थी कि अभी तक एक भी नया मकान नहीं दिया गया है, उनका पैसा ही नहीं आया है, और अखबारों में 3 साल का पैसा नहीं आया अभी। जो दलित समाज के बच्चे थे उनका स्कॉलरशिप रुका पड़ा, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। कोरोना के लोगों को कहा था, जो पिछले कोरोना में हुए थे, जो बेचारे हताहत हो गए थे, उनके परिवारों को कहा था उनको हम सुविधाएं देंगे, आज तक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। ढोंग के अलावा और कुछ नहीं है। हम 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देते थे, आज 900 रुपये में, 850 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको सस्ता लगता है। हम डीजल 60 रुपये में देते थे, कच्चा तेल 120 रुपये में था, आपको महंगा लगता था। आज अपना 55-60 रुपये में कच्चा तेल है, आप 100 रुपये में डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं, आपको बहुत सस्ता लगता है। सर, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। जब वो 60 रुपये का तेल आता था, जब आप 120 की खरीदते थे, तो उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता था। आपकी सरकार को लगभग घुटनों में ला दिया जाता था। आपने भी वो पोस्टर देखा होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब पेट्रोल 100 पार है, कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन है, तो वो कहाँ बैठा पड़ा है? देखिएगा, मैं आज भी कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर आवाज़ उठाई जाती है, आज भी मेरी पार्टी की तरफ से उठाई जाती है। मजबूत क्यों नहीं होती वो आवाज़? हम आवाज़? जाते हैं तो आज भी हम जाते हैं। 3 दिन पहले जासूसी की गई, पत्रकारों की, जजों की, मेरे नेता की। हम लोग जाते हैं गिरफ्तारी के लिए, 450 लोगों की फौज खड़ी कर दी जाती है, आपको नहीं जाने देंगे। बस में ठूस करके हमको ले जाके बियाबान में छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर रात को 8 बजे से पहले निकलने नहीं दी जाती। क्या ये लोकतंत्र रह गया है? क्या हमारे पूर्वजों ने आज़ादी हमें इसलिए दी थी हम अपनी आवाज़ भी ना उठा पाएँ, हम अपनी बात भी सच ना कह पाएँ, हमें होम अरेस्टिंग हमारी हो जाती है। मेरे अध्यक्ष को नहीं निकलने दिया जाता, मुझे नहीं निकलने दिया जाता, मेरे जो और दूसरे जो सीनियर लोग हैं उनको नहीं निकलने दिया जाता। सब कभी भी नहीं हुआ ना, होम अरेस्टिंग हो रही है। अगर हम डीजल के बारे में बात उठाते तो हमको घर पर रोक दिया जाता, साथ में नहीं जाओगे। अगर हम किसानों की बात को बल देने के लिए जाते तो हमारी होम अरेस्टिंग होती है। क्या गुनाह की आड़ में किसान पड़ा हुआ है? आपने किसानों की बात की, आप खुद भी किसान रहे हैं, आपने बताया। एक बड़ा सवाल ये है कि जो ये 3 कानून आए, उसको लेकर किसान लगभग 9 महीने से प्रदर्शन पे हैं। अब उनके द्वारा दिल्ली में अपनी संसद भी चलाई जा रही है। क्या ऐसी वजह हैं कि किसान जो हैं वो वहाँ पहुँचे हैं? सरकार का कहना है कि वो आपके द्वारा बरगलाए गए लोग हैं, वो तो किसान हैं ही। क्या सच्चाई है इसकी? हाँ, वो रोटी नहीं खाता किसान ना। हाँ। किसान रोटी नहीं खाता बिल्कुल भी। हाँ। जब उन्हें वोट की जरूरत थी तो किसान उनको जब तो नजर आता था कि किसान है। हाँ। आज अगर वो पेट के लिए मांगता है तो बहुत गुना करता है। ये एक पेन बन करके बाजार में 8 रुपए का आता है। हाँ। बाजार में मैं लाला के पास जाता हूँ, व्यापारी के पास जाता हूँ तो 7:45 में नहीं देगा, वो 7:15 से कम में नहीं देगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जब कॉस्ट ही 8 रुपए है तो 7:45 का क्यों देगा? किसान यही तो चाहता कि जो मेरी जीन्स है उस जीन्स की कीमत तय हो जाए मिनिमम। ये नहीं है कि मंडी में जाकर कुछ और भाव होगा, सरकार कुछ और ले रही है। अभी ये भी गेहूं की खरीद हुई है, तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ा कि किसान की 8-8 दिन तक ट्रॉली खड़ी रही है सोसाइटी के ऊपर, उसके गेहूं को नहीं खरीदा गया, बल्कि किसानों की बजाय उन्होंने खाली बोरे सरकारी तंत्र ने व्यापारियों के पास भेज दिए। वही गेहूं किसान का सस्ते में लेकर के उन बोरों में भर करके
जो सरकारी तंत्र था उनके पास ट्रक भर के भेज दिया गया और उन्हीं किसानों के नाम में चेक बन करके आ गए, लेकिन असली किसान का गेहूँ नहीं खरीदा गया। आपके क्षेत्र की बात करते हैं, आपके क्षेत्र से बीएसपी और बीजेपी आपके दो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। हवा ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने पड़ों को, अपने पैरों को मजबूत किया है। यहाँ से जो भी विधायक हैं उनका कहना यह है कि 4.5 साल के अंदर उन्होंने हापुड़ को डिस्ट्रिक्ट के रूप में तब्दील किया है। वो हॉस्पिटल लेके आए हैं, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स माफ़ कीजिएगा ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए हैं। क्या कहेंगे आप इसके? अगर ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए होते तो ये लाखों लोग नहीं मारे जाते। भगवान माफ नहीं करेगा। सरकार तो झूठ कह का रही है एक भी पुलंदा, नहीं मरा। तो कहाँ लाखों लोग? सरकार तो कहती है एक भी आदमी नहीं मरा ना। लाखों लोग मरे, आंखों के अंधे हैं, जो देखते हैं गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, नदियों के किनारे दफीने हो रहे हैं, साथ में लाइन लगी हुई है। अगर यह औलाद इनके होती मोदी जी के यहाँ, योगी जी के यहाँ, तो इनको एहसास होता कितने लाखों लोग मारे गए हैं। शर्म नहीं आती इन्हें। एक गैस के सिलेंडर के लिए आदमी तरसता रहा, उसकी जान निकल जाती है, अपने प्राण त्याग देता, ये गैस का सिलेंडर नहीं मिलता उसको साथ में। अरे अब इसके बाद में तुम बात करते हो कि गैस सिलेंडर देने की, सड़कों के तुम गड्ढे नहीं भर पाए, ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता तो तुम देने की व्यवस्था नहीं कर पाए। तुमने जो अपने ये बात की है, इसकी जो कोविड की बात कर रहे हैं, इस गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कौन सा अस्पताल खुल गया नया? अगर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, अगर एम्स नहीं होता तो इनका इलाज भी नहीं होता। अगर कांग्रेस के समय के वो हॉस्पिटल नहीं होते तो उनके इलाज भी नहीं हो पाते। इनके 4.5 साल में नहीं, मैं कहता हूँ इनके 7 साल में कोई नया अस्पताल बना हो, बताएं तो सही। हापुड़ में कोई अस्पताल बना हो उसे बताएं ना। फर्जी बातें करने से क्या बात? आप प्रैक्टिकल देखिए। मेरा गांव एक हुमायूंपुर गांव है, उसके ऊपर 5.5 साल होने जा रहे हैं। जो इंटर कॉलेज बनना था उस इंटर कॉलेज का आधा बन गया, जो का तो अधूरा पड़ा हुआ है। शिक्षा के नाम पर भी ये राजनीति करते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण लोगों के गाँव में वो कॉलेज था, इसलिए इनको नहीं बनवाना था। ब्राह्मण का वोट चाहिए, जात का वोट चाहिए, लेकिन उनके लिए काम नहीं करना हमें बिल्कुल भी। आज भी देखा जा सकता है इनके झूठ फरेब की जो आप अपने कल्पना करेंगे, देखेंगे जाकर के, आज भी इन्होंने उस पर कोई काम धाम नहीं किया बिल्कुल भी। मैं एक सवाल इस बार प्री पोल में हर नेता से पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। अगर तीसरी वेव की दस्तक दिखती है तो क्या चुनाव उसी समय पे करवाने चाहिए, या आपका दल सामने आएगा कि नहीं 6 महीने और शासन करो, 6 महीने बाद चुनाव करवाने? देखिएगा, पहले भी इस सरकार ने जो 5 राज्यों में चुनाव कराए, पहले भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम सभाओं के चुनाव कराए, लाखों लोग बिल्कुल नहीं मारे जाते। बिल्कुल। मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में बीमारी शुरू हो चुकी थी। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने पहले बता दिया था कि सेकंड लहर शुरू होने जा रही है, लेकिन आपने कोई उसके बारे में गैस की व्यवस्था नहीं करी, सिलेंडर की व्यवस्था नहीं करी। आज आप कहते हैं हमने सिलेंडर बनवा रहे हैं, क्या करोगे इस सिलेंडर का? जब आपको सिलेंडर जाना था तब तो आपने सिलेंडर की व्यवस्था नहीं करी है। आज आप कहते हैं कि हम सिलेंडर पर तैयार करा रहे हैं, क्या करोगे इनका सिलेंडर्स का? जो पहली वेव थी, पहली वेव के लिए भी राहुल गांधी जी ने चेताया था कि अपने ये बीमारी हमारे यहाँ आने जा रही है, लेकिन आपने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आपको मध्य प्रदेश की सरकार बनाने की घोटाला करके आप उस चक्कर में लगे रहे। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार बनी, अभी बीमारी बढ़ती चली गई। पहली वेव की बात करता हूँ। हाँ। उस सब के अंदर केवल मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए इन्होंने ये सारा खेल खेला। हिंदू मुसलमान एनआरसी की बात करते हैं आप, कभी वहाँ की बात करके वहाँ के मुसलमान लोग आ गए, वो सारी बीमारी लिए। सेकंड वेव में कौन सा मुसलमान आया? आपने चुनाव कराया, गांव के अंदर वो बीमारी बढ़ी, शहर से लोग उठ करके गए, सब लोग इकट्ठा हुए और वो लोग हताहत होते चले गए, वरना लाखों लोग नहीं मारे जाते। 6 महीने में चुनाव बढ़ा देते। पहले भी ग्राम प्रधानी के चुनाव बढ़े हैं। मैं हम अब कहते की हैं बात अब कर रहा थर्ड हूं। लहर के लिए भी चुनाव का समय और बढ़ाइए जाए। आदमी से कीमत, उसकी जान से कीमत कुछ भी नहीं है। आपका समर्थन रहेगा उसको? हम मांगते हैं बिल्कुल बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। अगर थर्ड वेव आती है बढ़ाइए ना आप समय। कांग्रेस पार्टी समर्थन में रहेगी? मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। गजराज जी, लोगों से मिलने के अलावा, मतलब कि जो जनसंपर्क है उनके अलावा ऐसे कौन से कार्य होंगे जिस पर आप जनता के बीच जाके उनसे वोट मांगेंगे? देखिएगा, पहले मेरी कांग्रेस की नीतियाँ
मेरी पार्टी ने इस देश को क्या कुछ दिया है उस नौजवान को मुझे बताना पड़ता है। आज भी मैं जाता हूँ, उन्हें बताता हूँ, उन्हें पाठ पढ़ाता हूँ, उनके बड़ों में बैठ के बात करता हूँ कि आप अपने बाबा से बात करिए, तुम्हारे बाबा हैं, इनके क्या हालात थे जो तुम आज अंग्रेजी बोलते हो। अपने बाबा से पूछिए कि एक जोड़ी कपड़ा इनके पास में होता था, पढ़ने को स्कूल नहीं था, इन्होंने कितनी मेहनत करके अच्छा मकान बनाया है, तब तुमको पढ़ाया लिखाया है, तुम्हें मोटरसाइकिल दी है, बाबा को साइकिल नहीं मिलती थी। वो बात करता हूँ उनसे जा करके, उन्हें वो सारी नीतियाँ बताने की कोशिश करता हूँ जो मैंने 40 सालों टाइम में 35-37 सालों में जो काम किया उस काम को बताने की कोशिश करता हूँ। 30 साल से मेरी हुकूमत नहीं है यहाँ यूपी में, उस सब के बावजूद भी मैं कैसे जिंदा रहता हूँ, उन नीतियों के ऊपर ही मैं जिंदा रहता हूँ। मैं फिर कह सकता हूँ, मैं फिर चुनाव हार सकता हूँ, कोई गम नहीं है, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर सकता। चुनाव लड़ेंगे लेकिन, और मैं जाति बिरादरी की राजनीति नहीं कर सकता। चाहे दलित समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे मेरा स्वर्ण समाज है, चुनाव में लड़ना है। मेरी पार्टी का आदेश होगा मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी का आदेश नहीं होगा मैं चुनाव लड़ूंगा। अपनी पार्टी का बंधा हुआ एक मजबूत बिल्कुल ऐसा सिपाही हूँ जो पिलर होता है, जो पार्टी का हुक्म होगा उसको मैं पूरा करूँगा। समाजवादी पार्टी के साथ क्या भविष्य में, या बसपा के साथ क्या भविष्य में अलायंस की कांग्रेस के साथ संभावनाएं हैं? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं यूपी इलेक्शंस के बारे में तो भाजपा कुछ दलों के साथ है। अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है, उनको साधने के लिए। भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे दलों ने मिलकर बनाया है, जिसमें एक बड़ा विचित्र कंसेप्ट है कि हर साल एक सीएम 5 डिप्टी सीएम। हालांकि वो उनके लिए डेमोक्रेटिक है। कुछ और छोटे छोटे दल हैं जो उत्तर प्रदेश में पांव पसार रहे हैं, बशर्ते 90 किलोमीटर दूर दिल्ली की सत्ता पे विराजमान आम आदमी पार्टी। तो क्या कांग्रेस ऐसी कोई पहल करेगी कि छोटे बड़े दलों के साथ एक अलग सा अलायंस फॉर्म करे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे राष्ट्रीय लेवल का मामला है, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि बीजेपी की हुकूमत को समाप्त करने के लिए हमारी पार्टी को कुछ ना कुछ विचार जरूर करना चाहिए कि कैसे इनको दफन किया जाए। हम कहते हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस मिटाओ, हम कहते हैं हम इनको मिटा देंगे, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का खून है, हमारे पूर्वज ने इस देश को आज़ाद किया है। ये तो भगोड़े होते थे, ये अंग्रेजों के दलाल होते थे, ये इनका इस देश की आज़ादी में कोई हाथ नहीं है। अगर आज़ाद किया है तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का अपने उसके अंदर खून है, उनके पूर्वजों का खून है, उन सब ने मिलकर के आज़ाद किया है। अगर नहीं किया है तो इन लोगों का हाथ उसमें नहीं है। हम इन्हें उखाड़ने के लिए, इस देश से उखाड़ने के लिए, इस प्रदेश से उखाड़ने के लिए हमारी पार्टी को इसके बारे में अवश्य जरूर कुछ ना कुछ सोचना जरूर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। चुनाव के दौरान आपसे मुलाकात होती रहेगी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हापुड़ से एक्स एमएलए गिरिराज सिंह की बात हमने आपको बताई। हमने शुरुआत में भी आपको कहा था, फिर एक बार कहूँगा कि यहाँ पे आपको चुनाव की बिल्कुल सीधी सरल रिपोर्टिंग देखने को मिलेगी। यहाँ कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होगी, यहाँ कोई दो मुर्गे नहीं लड़वाए जाएंगे, यहाँ कभी भी रेखा के गरीबी की रेखा, यहाँ कभी भी गरीबी रेखा पर बहस शुरू होकर रेखा की गरीबी पर ख़त्म नहीं होगी। यहाँ आपको शांति से मसलों को समझाया जाएगा। इसीलिए आप कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके नेताओं से आपके क्या सवाल हैं। हम आपके प्रतिनिधि बनकर जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें। शुक्रिया।